यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हूबहू ऐसा ही पेपर देखने को एग्जाम में मिलेगा और यहाँ से कराए गए मॉडल पेपर से आपके प्रश्न बनने के संभावनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको परीक्षा पूर्व से प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का को देखेंगे। ठीक है, खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न का पार्ट है, प्रश्न है एमसीक्यू का, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, मोहन राकेश का पहला नाटक है। मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है कला और संस्कृति, दूसरा है साहित्य का श्रेय और प्रेय, तीसरा है विचार और वितर्क, चौथा है जैसे उनके दिन फिरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कला और संस्कृति। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। ऑप्शन है 1943, 1951, 1959, 1979। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1943। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। पांचवा प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बिल्कुल प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे का यानी पहला प्रश्न देखेंगे, रश्मि रथी। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? तो रश्मि रथी है क्या? क्या महाकाव्य है, क्या खंड काव्य है, क्या मुक्तक है, या फिर गद्य काव्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल महाकाव्य। रश्मि रथी क्या है भाई, किस कोटि की रचना है? तो महाकाव्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। क्या कामायनी है, क्या यामा है, क्या साकेत है, या फिर प्रिय प्रवास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कामायनी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में है? बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में है, किस कृति में संकलित है? क्या स्कंदगुप्त में, क्या चंद्रगुप्त में, क्या लहर में, क्या आंसू में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा किसको नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत को, क्या रामधारी सिंह दिनकर को? तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्य कृति नहीं है? अज्ञे की काव्य कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इंद्रधनु रौंदे हुए, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश दिया होगा, 2 गद्यांश आपके होंगे, आपको एक करना होगा और इसमें 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर यहाँ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश आपको पढ़ के बता रहे हैं।
और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो चलिए इस प्रश्न का पहला प्रश्न है इस गद्यांश का। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, उपयुक्त गद्यांश मुझे पहचानना है कि किस पाठ का है और इसके लेखक का नाम है। तो ऊपर का जो गद्यांश है ये पढ़ करके मुझे पता चला। अब आपको पता चलना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो जब आप सभी जो पाठ होंगे उनको अच्छे से पढ़े होंगे तो उसके गद्यांश को आप पहचान लेंगे। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप यानी कि आपकी बुक में, गद्यांश की बुक में जितने भी पाठ हैं उनके सभी के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। तो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो शब्द यहाँ पे अंडरलाइन है इनको अपनी बातों को जो बताया गया है इसको व्याख्या करते हुए लिखना है। तो देखिए यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं ऊपर जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुगत पक्ष को स्वीकार करता है। चलिए यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गए। फिर तीसरा प्रश्न आया, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिला। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल गया। पांचवा प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। तो इस प्रकार 5 × 2 यानी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर अथवा में देखिए दे रखा है, भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में भी। तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला चूज कर सकते हैं। भारतीय साहित्य में, ये गद्यांश है जो मैं पढ़ रहा हूँ, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल, लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य का साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है वहां अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा युक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। तीसरा, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। चौथा प्रश्न है, अशोक के पुष्प को सम्मान किससे मिला है? तो अशोक के पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला है। फिर 5वां प्रश्न है, बच्चों लेखक ने किस विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? किससे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इस प्रकार 5 × 2 आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर ये देखिए, गद्यांश के बाद आपका चौथा प्रश्न पद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे भी 5 प्रश्न पूछता है पद्यांश से, 5 × 10 10 नंबर मिलता है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। तो चलिए मैं चौथा का जो पहला पद्यांश है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम होने की सारी कथा है। जानत है जिये मरो भली विधि
और उपाय सबे विरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन विधा है। ये यहाँ पे पद्यांश है। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लीजिए। देखिए गद्य हो या पद्य हो, पहला प्रश्न तो फिक्स है कि गद्यांश या पद्यांश के पाठ और उसके लेखक या रचयिता का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पाठ है वो प्रेम माधुरी है और कवि हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर जो यहाँ पे लास्ट लाइन में है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाहक पूछत कौन विधा है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या है, गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए भी ब्रज के समस्त लोग अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। प्रेम की सारी कथा क्यों होने की गई है? प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है, कि प्रेम में बदनामी मिलती है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। चलिए इसके अलावा अथवा में है, अथवा में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पद्यांश है, आए हो सिखावन को जोग, मथुरा तय तोपे, ऊधो उए वियोग के बचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करि दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक है कठोर नैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बसिके उजारियो मोही, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। ठीक है, तो चलिए इस पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम देखेंगे। तो पाठ का नाम है ऊधो प्रसंग और इसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखिए जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि गोपियाँ लजाती है कि है उधो आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ, ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। श्री गा वाला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किस संदेश देने के लिए भेजा है? किसे संदेश देने के लिए भेजा? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से ऊधो का संदेश देने के लिए भेजा है। घा वाला है, गोपियाँ ऊधो से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ ऊधो से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे ऊधो, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। अंग वाला प्रश्न है कि बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। 5वां प्रश्न जो आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द, 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, आपको 3 में से 3 आपको एग्जाम में भी मिलेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें से एक पे आपको चुनना है। ठीक है, तो इनकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप देख लेंगे इनका जीवन परिचय। फिर निम्नलिखित में से किसी एक कवि के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो एक आपका गद्य के लेखक का आता है और एक आपके पद्य के लेखक का आता है। आपका जीवन परिचय आपको यहाँ पे और भी मैंने मॉडल पेपर में इन सबका करा चुका हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तो इनमें से आप देख सकते हैं जाके वीडियो में। फिर बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए 80 शब्द में, या फिर पंचलाइट या खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक यहाँ से आपको 5 नंबर का क्या आता है? बहादुर कहानी चरित्र चित्रण आता है। ठीक है, कहानी का चरित्र चित्रण या पंचलाइट। बहादुर पंचलाइट में से जो है आपको बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, या इसके साथ ऑप्शन में पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर। तो जो खंडकाव्य आपके सिलेबस में चल रहा है उस खंडकाव्य के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा खंडकाव्य आपके में है, आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चल रहा है। फिर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गद्यांश दे रखा है और इसका आपका संदर्भ सहित, संदर्भ में आपको पाठ के नाम और रचयिता नाम बताया होगा। तो अथैका शकुनी सर्वेशा, ये वाला जो पाठ है ये गद्यांश इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो है कहाँ से भाई? तो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से उलूक जातकम खंड से ये अवतरित है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अथवा में आपको मिल जाएगा ये वाला, इसका गद्यांश, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया? तो महर्षि दयानंद नामक पाठ से ये अवतरित है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक संस्कृत से महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है, और इसका जो है यहाँ पे व्याख्या भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है इसका अनुवाद दे रखा है। मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा
सके, अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती का नाम अंगीकार किया। ये यहाँ पे इसकी अनुवाद दे रखा है। फिर आपको निम्नलिखित ये जितने भी आपको बता दे रहा हूँ उनके सबके उत्तर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये फंसेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पद्यांश आ गया। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था गद्यांश पद्यांश, वैसे हम संस्कृत में भी देख रहे हैं गद्यांश पद्यांश। तो एक गद्य से प्रश्न आ गया, एक पद्य से। यहाँ पे 2 + 5 7 नंबर का आ रहा है पद्यांश में। यहाँ पे संदर्भ लिखना और फिर उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, स्वनैर्घ्नानाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चरिस नित्रोदाधम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका आपको श्लोक पहचानना है कहाँ से, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णन नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। ठीक है, इसका अनुवाद में बता दे रहा हूँ आपको। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक की रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं। ठीक है, अथवा में अगर आपको ऊपर का नहीं आता है तो दूसरा निचरा यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं जो अच्छे से आता है। ना चौरहारे ना राजहार्याम भ्रांता भ्राज्यम ना चा भारकारी वे कृते वर्धेव नित्य विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम। संदर्भ क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष ऋतनान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, फिर आपको जो आपके संस्कृत के पाठों से कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। मूर्खाणाम काला कथम गच्छते गच्छति, तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। दयानंदस्य भगनी कथम पंचत्वम गता, दयानंदस्य भगनी विसूचिकया पंचत्वम गता। चीन भारतीयो मैत्री कदा संभूता, चीन भारतीयो मैत्री श्री जवाहरलाल महोदय प्रधानमंत्रित्व काले संभूता। फिर है संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन गुणा सज्जायन्ते, तो संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सजायन्ते। फिर यहाँ पे देखिए आपका रस, अलंकार और चौपाई से क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर के। संयोग, श्रृंगार या फिर करुण रस की परिभाषा लेकर उदाहरण दीजिए। ये भी मैं मॉडल पेपर में करवा चुका हूँ, वहाँ पे उसका उत्तर लिखा हुआ है। रूपक और अनन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। फिर है चौपाई अथवा हरिगीतिका छंद को उदाहरण समझाइए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपका 9 नंबर का आता है, 5 ऑप्शन में मिलेंगे। निबंध के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 निबंध होंगे, 10 में से आप 10 तैयार कर लेंगे तो अच्छे से आपके 2-3 निबंध फंस जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए चयनम का संधि विच्छेद, यानी यहाँ पे ग्रामर आ रही है। ठीक है, संधि विच्छेद आ रहा है 3 नंबर का, और समास आ रहा है 2 नंबर का। ठीक है, दशानन में कौन सा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और इसमें निर्विघ्न में कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र के पार में विकसित करने के लिए नगर, यानी आपके पत्र आ रहा है लिखने के लिए, या फिर इसमें पत्र में भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन में से कोई आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 14 नंबर में आपको धातु प्रत्यय योग स्पर्श की जो साहित्यिक हिंदी होती है, यहाँ पे ग्रामर आपका अच्छा खासा आता है। ठीक है, लिखने के लिए। फिर यहाँ पे रेखांकित किसी भी व्यक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, तो ग्रामर आपको तैयार करना है। इस प्रकार आपका मॉडल पेपर कुछ इस प्रकार होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे ही हूबहू पेपर बन के आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।